Hello my dear students, I am Pramod Kumar Sak. Welcomes you again in my YouTube channel मैक लर्निंग पॉइंट। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। आज का जो लेक्चर है वो हमारा हुक्स लॉ के बारे में है। तो हुक्स लॉ हमारा क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक रिलेशनशिप बताता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हुक्स लॉ। हुक्स लॉ स्टार्ट करने से पहले हमें इसके बारे में जो अजम्पशंस लिए जाते हैं वो हम देख लेते हैं इससे पहले, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर जब हम इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर रहे थे उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर कोई भी इक्वेशन ड्राइव करते हैं तो वो जो इक्वेशन ड्राइव करने से पहले हमें कुछ अजम्पशंस लेने पड़ते हैं। तो वो अजम्पशंस हम देख चुके हैं, उन्हीं में से कुछ कॉमन अजम्पशंस इसके अंदर रहेंगे। जब हम हुक्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं तो वो कुछ अजम्पशंस हैं हमारे यहाँ पे, तो देखते हैं अजम्पशंस। अजम्पशंस क्या होते हैं हमारे, सबसे पहला जो अजम्पशन है, सबसे पहला अजम्पशन क्या है कि केमिकल कंपोजिशंस कैसे होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए थ्रू आउट द लेंथ। ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन compositions should be constant throughout the length। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, कोई भी कंपोनेंट ले रहे हैं हम, तो उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए थ्रू आउट द लेंथ। अगर हम यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट लिया है इसके अंदर, तो इसके अंदर जो केमिकल जिन एटम्स के द्वारा बना हुआ है, तो इसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है वो जो मटेरियल है, मटेरियल का केमिकल कंपोजिशन हमारा कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर ये मटेरियल लिया है, अगर इसके ऊपर मैं लोड लगा रहा हूँ तो उस लोड के दौरान जो टेम्परेचर है, अगर मैंने इसके ऊपर कोई लोड लगाया है, यहाँ पर कंप्रेसिव लोड लगाया है, तो इस लोड लगाने के दौरान इसका जो टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो द टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ लोड। क्योंकि अगर लोड लगाने के दौरान इसमें टेम्परेचर वेरिएशन भी आ रहा है तो टेम्परेचर के कारण भी कुछ स्ट्रेस इसके अंदर डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए जब हम लोड लगा रहे हैं तो उस समय टेम्परेचर है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। थर्ड है हमारा अजम्पशन, देयर इज नो स्ट्रेस कंसंट्रेशन। तो अगर मैं कोई मटेरियल ले रहा हूं, कोई कंपोनेंट ले रहा हूं, उसके अंदर कोई भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन के बारे में अभी समझते हैं। तो देयर इज नो स्ट्रेस कंसंट्रेशन, और क्या होना चाहिए, जो मटेरियल है, मटेरियल शुड बी स्मूथ, या कंपोनेंट शुड बी स्मूथ। कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, जैसा हम लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था कि जो कंपोनेंट हम ले रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, प्रिज्मेटिक होना चाहिए, प्रिज्मेटिक बार होना चाहिए। प्रिज्मेटिक बार का मतलब क्या होता है, उसका जो क्रॉस सेक्शन है थ्रू आउट द लेंथ सेम रहता है, मतलब उसकी जो डायमेंशन है, अगर ये मैं बार ले रहा हूँ, अगर ये प्रिज्मेटिक बार है तो इसका जो क्रॉस सेक्शन रहेगा हर एक पॉइंट पर सेम रहेगा, और इसकी जो डायमेंशन है वो थ्रू आउट द लेंथ क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो ऐसे यहाँ पे जो
कंपोनेंट कैसा होना चाहिए हमारा, स्मूथ होना चाहिए, उसके अंदर स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन आपको दिखेगी। स्ट्रेस कंसंट्रेशन का मतलब होता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज ऑल्सो नॉन एज अ स्ट्रेस राइजर। ठीक है, अगर हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं किसी कंपोनेंट के अंदर, यहाँ पर अगर मैं ये कंपोनेंट लेता हूँ, इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, माइक्रो लेवल पर अगर देखता हूँ मैं, ठीक है, माइक्रो लेवल पर अगर देख रहा हूं तो ये जो सरफेस होगी वो कैसी होगी, स्मूथ नहीं होगी। स्मूथ ना होके कैसी होगी, इस तरीके से कुछ सरफेस बनी होगी, इस तरीके से कुछ सरफेस बनी होगी। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो सरफेस अनइवन सरफेस है, तो जहां पर जो मिनिमम एरिया होगा, मिनिमम एरिया पे जो स्ट्रेस होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मिनिमम एरिया पर स्ट्रेस ज्यादा होगी, कैसे, हम जानते हैं स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया या फिर P अपॉन ए। तो यहाँ पर जहाँ पे एरिया कम होगा, यहाँ पे जिस पॉइंट पर एरिया कम होगा उस पॉइंट पर स्ट्रेस हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन को अपन डिफाइन किस तरीके से करते हैं, स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज आल्सो नोन एज अ स्ट्रेस राइजर। क्योंकि स्ट्रेस राइजर, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी पॉइंट पर हम देखते हैं जहाँ पे एरिया मिनिमम है, वहाँ पे स्ट्रेस क्या होती है, ज्यादा होती है, वहाँ पे स्ट्रेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इट इज अ पॉइंट और लोकेशन वेयर स्ट्रेस इज ग्रेटर देन द सराउंडिंग एरिया। तो जहां पर अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, इसमें किसी भी पॉइंट पर जहां पर एरिया कम है, उस एरिया पर जो स्ट्रेस होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी सराउंडिंग एरिया के कंपैरिजन में। अगर इसके सराउंडिंग एरिया में हम यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पे एरिया हमारा क्या है, मिनिमम है, तो इस पॉइंट पर जो स्ट्रेस होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस क्या होगी, कंसंट्रेट होगी। ठीक है, इस पॉइंट पर जो स्ट्रेस है वो क्या होगी, कंसंट्रेट होगी, मतलब ज्यादा होगी यहाँ पे। अगर हम उस तरीके से देखते हैं, दूसरे तरीके से, अगर एरिया हमारा क्या हो रहा है, एब्रप्टली चेंज हो रहा है, एकदम से चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पे मैं देखता हूं इस तरीके से, एरिया यहाँ पे क्या हो रहा है, एकदम से चेंज हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा एरिया था, फिर एकदम से एरिया क्या हो गया, कम हो गया। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है वो एकदम से चेंज हो रहा है, एब्रप्ट चेंज। एब्रप्ट चेंज इन एरिया, एरिया में एब्रप्टली चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस फ्लो लाइंस है, ये जो स्ट्रेस फ्लो लाइंस हैं वो हमारी क्या हो जाती हैं, क्राउडेड हो जाती हैं। यहाँ पे स्ट्रेस फ्लो लाइंस क्या हो जाती हैं, क्राउडेड हो जाती हैं। ठीक है, जिसके कारण जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है इस तरीके से। अगर हम दूसरे तरीके से इसी को हम किस तरीके से बना दें, ये जो सेक्शन था वो कैसा हो गया, स्मूथ अगर कर दिया इसको, स्मूथ अगर इस तरीके से कर दिया इसको, तो इस केस में यहां पे क्या किया हमने, इसको स्मूथ कर दिया, यहां पे फ्लैट प्रोवाइड कर दिया। तो इस कंडीशन में जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन रहेगा वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन के बारे में, इसके बारे में डिटेल में और हम आगे मशीन डिजाइन में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके लिए इतना काफी है। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन समझ में आ गया आपको। तो ये हमारे 3 एजम्पशन हो गए। एक फोर्थ एजम्पशन है, फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, फोर्थ पॉइंट है द मटेरियल शुड बी डिफॉर्मेबल। मटेरियल कैसा होना चाहिए, डिफॉर्मेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे अजम्पशंस होते हैं हुक्स लॉ के लिए। अब हुक्स लॉ के बारे में देखते हैं। हुक्स लॉ क्या होता है, अगर हम किसी बॉडी के ऊपर लोड लगाते हैं विद इन द इलास्टिक लिमिट, किसके अंदर, इलास्टिक लिमिट के अंदर, अगर हम इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी भी कंपोनेंट या किसी बॉडी के ऊपर लोड लगाते हैं तो उसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है वो स्ट्रेस हमारी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो देखते हैं हुक्स लॉ के बारे में। तो हुक्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इट स्टेट्स दैट
when a material is loaded within the elastic limit stress is directly proportional to the strain। ठीक है, तो ये हमारा हुक्स लॉ रहता है। अगर हम यहाँ पे स्ट्रेस लेते हैं, जैसे ये हमारा कंपोनेंट है, इसके ऊपर लोड लग रहा है, ये लोड लग रहा है, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस हो गया, इसके अलोंग लोड लग रहा है। अगर मैं यहाँ पर ऑब्लिक सेक्शन लेता हूँ, ये कैसा है, ऑब्लिक सेक्शन है, तो ऑब्लिक सेक्शन में इसकी नॉर्मल डायरेक्शन में हमारी कौन सी स्ट्रेस डेवलप होती है, नॉर्मल स्ट्रेस, और इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो स्ट्रेस डेवलप होती है उसको हम क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर नॉर्मल स्ट्रेस की बात करते हैं, ये नॉर्मल स्ट्रेस होगी, ये शियर स्ट्रेस होगी। तो अगर यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस ले रहे हैं तो नॉर्मल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेन। अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस ले रहे हैं, यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अलोंग जो स्ट्रेस डेवलप होगी उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अगर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस लेंगे तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अगर हम शियर स्ट्रेस ले रहे हैं तो शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, ये गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो शियर स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा जिसको हम क्या कहते हैं, यंग्स मॉडुलस। तो सिग्मा इक्वल टू आता है E इंटू में एप्सिलॉन। तो यहाँ पे जो E है ये क्या है, इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं और या फिर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो E इक्वल टू क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या फिर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये होगी हमारी नॉर्मल स्ट्रेस के लिए। अगर हम शियर स्ट्रेस के लिए देखते हैं, यहाँ पर शियर स्ट्रेस में अगर इसको रिमूव करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, यहाँ पे ये क्या था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये G इंटू में गामा। तो यहाँ पे G क्या है, G यहाँ पे है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, इसी को हम कहते हैं शियर और शियर मॉडुलस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हुक्स लॉ। जो स्ट्रेस स्ट्रेन वाला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। तो स्ट्रेस क्या होती है हमारी, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज एन इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस को हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन जो स्ट्रेन होती है, स्ट्रेन क्या होती है, मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन या मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है, ये जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन इसको मेजर नहीं कर सकते, कैन बी कैलकुलेटेड।
इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं और स्ट्रेन को मेजर कर सकते हैं, स्ट्रेस को मेजर नहीं कर सकते हैं। तो स्ट्रेस को हम मेजर किसके टर्म में करते हैं, स्ट्रेन के टर्म में। स्ट्रेन के टर्म में हम उसको मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट की सहायता से हम इसको स्ट्रेस को निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूटिव इक्वेशंस होती हैं उनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, अगर लीनियर इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस में c। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन को यहाँ पे लिखता हूँ सिग्मा इक्वल टू ई इंटू में एप्साइलन प्लस में c यहाँ पे क्या है, 0 है, c 0 है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो इक्वेशन बनती है हमारी लीनियर इक्वेशन, अगर इसके लिए बनाते हैं y इक्वल टू mx के लिए, हमारी जो ग्राफ बनता है इस तरीके से। ठीक है, ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। तो यहाँ पर y किसके बराबर है, यहाँ पर y के बराबर क्या है, हमारा सिग्मा है, तो सिग्मा हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे m किसके साथ है, किसके बराबर है, e के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर m क्या होता है, स्लोप होता है, तो यहाँ पे e जो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, जो हमारा कर्व बनेगा। ठीक है, जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनेगा उसको। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस आ गई y की जगह, और एप्सिलॉन क्या है, x की जगह है, तो एप्सिलॉन x एक्सिस पर हम क्या लेते हैं, एप्सिलॉन लेते हैं। ठीक है, तो इस कर्व को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, अगर यहाँ पर जो इक्वेशन है ये हमारी कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, तो यहाँ पर जो कर्व बनता है वो कैसा बनता है, लीनियर बनता है। ये जो कर्व है वो कैसा बनेगा, लीनियर बनेगा इस तरीके से। और यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या है, इलास्टिक लिमिट, क्या है, इलास्टिक लिमिट। और यहाँ इससे पहले एक पॉइंट मिलता है हमें, वो होता है प्रोपोर्शनैलिटी पॉइंट या लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या फिर एक ऐसा पॉइंट जहां तक हुक्स लॉ फॉलो किया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अगर हम इसको थोड़ा और देखते हैं, तो यहाँ पर ये जो कर्व है ये कैसा कर्व है, लीनियर कर्व बनता है हमारा, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में लीनियर कर्व, मतलब यहाँ से दिख रहा है हमें। तो ये जो स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, यहाँ से दिख रहा है हमें, स्ट्रेस हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, स्ट्रेन के है। और ये जो कर्व है वो कौन सा है हमारा, ये जो कर्व है वो किसके लिए है, फॉर लीनियर इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, ये जो कर्व है किसके लिए है हमारा, लीनियर इलास्टिक मटेरियल के लिए है, या फिर ए मटेरियल और ए मटेरियल विच फॉलो हुक्स लॉ। ऐसा मटेरियल जो हमारा हुक्स लॉ को फॉलो करता है। और जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसको हम क्या कहते हैं, ए पॉइंट अप टू विच हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल। जिस पॉइंट तक हुक्स लॉ एप्लीकेबल होता है, यहाँ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक ये जो हुक्स लॉ है वो हमारा परफेक्टली काम करता है, अगर हम लोड इलास्टिक लिमिट के अंदर लगा रहे हैं तो। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में, सिग्मा इक्वल टू क्या था हमारा, यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू ई इंटू में एप्सिलॉन था। तो यहाँ से अगर हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या आएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। ठीक है, सिग्मा यहाँ पे क्या है, स्ट्रेस है, और ये क्या है, स्ट्रेन है। तो स्ट्रेन हमारी क्या होती है, डायमेंशनलेस होती है,
स्ट्रेन हमारी क्या होती है, डायमेंशनलेस यूनिट होती है। ठीक है, तो डायमेंशनलेस यूनिट होती है, तो जो यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस की जो यूनिट होगी वो किसके बराबर होगी, स्ट्रेस की यूनिट के बराबर होगी। तो यंग्स मॉडुलस की जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी हमारी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब जो स्ट्रेस की यूनिट रहेंगी वो हमारी यंग्स मॉडुलस की यूनिट हो जाती हैं। ठीक है, एक और चीज देखते हैं हम अगर इसमें यहां पर कि जो यंग्स मॉडुलस था, यहां पर यंग्स मॉडुलस किसके बराबर था, m के बराबर था, और m यहां पर किसको रिप्रेजेंट करता है, इस लीनियर इक्वेशन में स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से यहाँ पर जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो भी क्या करेगा, इस लीनियर कर्व के स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर ये यहाँ से इस तरीके से लेते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, स्लोप हो गया इस लीनियर लाइन का। तो यहाँ पर e क्या है, स्लोप है, तो e किसको रिप्रेजेंट करता है, तो e क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्लोप ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग प्रकार के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनते हैं, तो वो हम पूरा डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए यहाँ पे हुक्स लॉ के बारे में देखते हैं बस। तो ये हो गया हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है इस लीनियर कर्व में। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के अंदर हमारा जो स्लोप आएगा वो हमारा ई के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होगी वो किसके बराबर होगी, स्ट्रेस की यूनिट के बराबर होगी। ठीक है, तो ये है हमारा हुक्स लॉ के बारे में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।